सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ये वो जवाब था ख्वाजा आसिफ का जो आपने सुना कल, जो वज़ीर आज़म ने मुज़फ़्फ़राबाद की क़ानून साज़ असम्बली में खिताब किया और वहाँ पर कश्मीर की बात करने से पहले उन्होंने वो जो शिकवा किया था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, उसका जवाबी शिकवा उन्होंने किया और उन्होंने ये जवाब दिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो चोर और डाकू हैं उनसे मफाहिमत में कर लूँ। तो उसका जवाब आज ख्वाजा आसिफ ने असम्बली फ्लोर पर दिया। तो इसी बात से ज़रा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार नज़ीर लगारी में प्रोग्राम में ज्वाइन करें। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, MNA हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, अपोजिशन का मतलब क्या ये है कि सारे चोर और डाकू हैं, कि अपोजिशन में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो अच्छा हो, जिसने करप्शन ना की हो? क्या पूरी अपोजिशन करप्ट है? क्या वज़ीर आज़म ऐसा समझते हैं? अगर वो ऐसा समझते हैं तो फिर क्या वो अपोजिशन को कभी भी साथ मिलाकर नहीं चलेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में, और फिर इतने सीनियर सहाफ़ी और उस्ताद मोहतरम नज़ीर लगारी साहब जैसे शख्स के साथ बिठा दिया है आपने मुझे। इनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कहा कि पूरी अपोजिशन चोर है, लेकिन जब पार्टी की बात की जाती है तो अक्सर बात होती है क़यादत की। जब क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात हों, जब क़यादत जो है वो मशकूक हो, तो फिर उस पर जब बात की जाती है कि क़यादत से बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर क़यादत अगर अपोजिशन जो है उनके अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बेनता नफीस लोग हैं और वो है, लेकिन वो अगर सामने आए और वो कहें कि जी हम आपके साथ मिलके चलना चाहते हैं, हम इस मुल्क के मफाद के लिए आपके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हमारा एक वो बन गया है कि अगर हमारी क़यादत हमें बोलेगी कि जो बात बोलेगी हमने उसी पर तालियां बजानी है, उसी पर डेस्क बजाने, तो यहाँ पर आके ज़रा मामला ख़राब हो जाता है। अब हम जब तक उस जमहूरियत में नहीं दाखिल होंगे जहाँ पर हर आदमी को आज़ादी हो बात करने की। अच्छा, ईमानदारी की बात ये है कि यही होता है, यहाँ कौन सी तब्दीली आ गई है? कोशिश करता हूँ और सुन अब मैं आपको बताना यही तो बताना चाह रहा हूँ। लेकिन जितना स्पेस हमें मिलता है पार्टी के अंदर, आप यकीन करें, मुझे लगता है कि मुश्किल ही दूसरी किसी पार्टी के अंदर हो। हमारा जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, तो हम खुलकर अपनी बात करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसी ये निशानदेही करे और बताएं कोई, तो हम सबसे उनके साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे चोर डाकुओं के ख़िलाफ़, क्योंकि हम अपनी आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए हैं, और पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी है और इसलिए दी है कि हम उनको सर्व कर सकें। तो अगर कोई ऐसे इनकी नज़र में है तो हमें बताएं। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर तो केसेस मौजूद हैं और इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना बहुत हक बजानी भी है वो इस बात पर कि मुझसे चोरों डाकुओं की बात मुफाहमत की ना करें, उसके अलावा दरवाजे सबके लिए खुलें। चलें, ठीक है, पॉइंट टेकन। यही तो मेरा सवाल था कि वो चोर डाकू जिनकी आप बात करें सब जेलों से बाहर हैं, कितनी मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस ले आए इमरान खान साहब। अगर ये बात है तो फिर इस बात का जवाब भी होना चाहिए। नज़ीर लगारी साहब, अभी बात की आफ्ताब साहब ने कि जी ये वो लोग हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं। क्या यही लोग हैं अपोजिशन के जिन पर केसेस चल रहे हैं? क्या हुकूमत में कोई ऐसा फ़र्द नहीं इस पर केस चल रहा? तो आफ्ताब साहब बहुत नफीस आदमी हैं, मैं बहुत क्रिटिकल हूँ PTI के गवर्नेंस के बारे में। अब इतने शरीफ आदमी के सामने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होना जो है खुद अजीब लग रहा है। आप देखें ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक शख्स को नाअहल करार दे और उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई एक रेफरेंस भी ना बने, कोई उनकी किसी चोरी, उनकी किसी डकैती, उनकी बेजा दौलत के ज़राए के बारे में सवाल भी ना हो और नैब भी ना पूछे, FIA भी ना पूछे, और वो डिफेक्टो एक अमलन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी अपने पास संभाले हुए हूँ, अगरचे उसका ऐलान न किया जाए, काबीना के इजलास में जाकर बैठते हूँ, पार्टी को रन करते हूँ, पार्टी मुश्किल में हो तो अपना जहाज़ लेकर चल पड़ते हूँ, तो उनके बारे में तो सवाल पूछा जाएगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बिला वजह, हम कम अज़ कम इतने बात तो समझ सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बिला वजह नाअहल करार नहीं दिया। और दूसरी बात, ये जो वो सवाल कर रहे थे जो शुगर किंग्स हैं पाकिस्तान के,
और इस वक्त जितना भी बहरान है, जितना कमाया गया है वीट के एक्सपोर्ट से जी, फिर उसके बाद उसके इंपोर्ट से फिर कमाया जाएगा जी। इसी तरह से चीनी की, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करते थे, नून लीग भी करती थी और वो चीनी की एक्सपोर्ट से भी कमाती थी और फिर इंपोर्ट से भी कमाती थी। इंडिया को बेचा जाता था चीनी, तो वो इंडिया इतना उसके अंदर मार्जिन होता था कि इंडिया फिर वही चीनी जो हम भेजते थे उसको फिर एक्सपोर्ट कर देता था और शायद अब भी कर देता हो, तो उससे इंडिया भी मुनाफा कमाता था और हमारा सेठ भी। लेकिन हमारे जो अवाम है उनके ऊपर बोझ पड़ता था और अब भी बोझ पड़ता है। हमारा कट, आपने देखा है कि हमारा शुगर केन ग्रोअर जो है बेचारा इंतज़ार करता है कि शुगर मिलें चलेंगी सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी तक इंतज़ार करता रहता है और लाइन में लगी होती हैं ट्रालियाँ कि हमारा शुगर ले लिया जाए। शुगर उस वक्त लिया जाता है जब उसका वज़न कम हो चुका होता है और उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तो हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है और ऐसे लोग, मारा वही गरीब आदमी जाता है, मारा वही जाता है, इसलिए कि उसका बस नहीं चलता है। और जो हुकूमत में होते हैं उनका बस चलता है, जो हुकूमत में नहीं होते हैं बारी के इंतज़ार में होते हैं, फिर उनका बस चलता है। तो ये तो है, हुकूमत में एक नहीं, दो नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिन पर बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। जुल्फी बुखारी पर क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल, उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं था। और क्या अब हमारे फैसल वाला साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो क्या उस वक्त वो गैर मुल्की शहरी नहीं थे? इलेक्शन कमीशन में वो मामला है, अब पता चल जाएगा कि वहां पर क्या होता है और क्या नहीं होता। बहरहाल देखें, बहुत से मामलात हैं जिनके बारे में, और वज़ीर आज़म को देखें पिछले 2 महीने भी तो गुजरे हैं ना, जब उन्हें नवाज शरीफ को भेजना था कितने मुलायम, कितने रहमदिल, कितने ऐसे शफीक हो गए थे कि अच्छा जी जाने दें, अच्छा जी बस वो थोड़ी बहुत जो रुकावट हुई थी वो भी दूर हो गई थी। और उसके बाद फिर जब आर्मी चीफ के बारे में और उनके तकर्रुर के बारे में आर्मी एक्ट पर उनसे वोट लेने का मामला था तो फिर मामला ठीक हो गया जी, सब ठीक है, बैठ गए। वो भी आकर आराम से उन्होंने भी सारे के सारे क़याम भी किया, उसके बाद जो है वो उन्होंने रकूअ भी किया, सजदा भी किया, तशहद भी पढ़ी और फिर उसके बाद अहले सजूद में भी शामिल हुए और अपोजिशन भी और हुकूमत एक ही सब पर आ गई और उसमें कोई फ़र्क नहीं था। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए, अगर एक मनसब के लिए आप ऐसा हो सकते हैं, एक पेज पर आ सकते हैं, तो फिर हर चीज़ के लिए क्यों नहीं हो सकते? आवाम की जो आवाम के लिए क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? पॉइंट ये सर, पॉइंट टेकन लगारी साहब। और यही मामला हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अपोजिशन के साथ बल्कि इत्तेहादियों के साथ भी हुकूमत के कुछ ऐसे ही मामला चल रहे हैं, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो MKM हो, चाहे मिंगल ग्रुप हो, चाहे कोई भी हो। अब काफ लीग के साथ जो नई कमेटी थी जो मुज़ाकरात कर रही थी, अब वो उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात काफ लीग को, खैर तमाम था मुज़ाकराती कमेटियों के, आज इजलास हुआ, वो इजलास ख़त्म हो गया। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ एक ही इत्तेहादियों को एतराज़ है, बाकी सब कह रहे हैं कि नई कमेटी से हमें कोई एतराज़ नहीं है। खैर इसका लुब्बे लुबाब क्या है, डिटेल्स क्या हैं, शहबाज अहमद से जान लेते हैं। शहबाज, आज जो इजलास हुआ उससे कुछ निकल के आया है सामने? क्योंकि कल जो ब्रीफिंग देनी है, कल जहांगीर तरीन से मुलाकात भी है वज़ीर आज़म की, कोई हल निकलेगा या फिर मामला ऐसे अटका रहेगा? तो बड़ी फिर उम्मीद है तो हल निकाला जाएगा, क्योंकि आज जो मुलाकात हुई। जी शहबाज, आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही है, शहबाज से रब्ता करने की दोबारा कोशिश करते हैं। अलबत्ता मैं आपको और बता देती हूँ कि असद उमर साहब ने कहा कि जो नई कमेटी बनी है, इस नई कमेटी ने ही तमाम तर जो है वो मुज़ाकरात करने हैं और जो तयशुदा मामलात पहले से थे उन्हीं को लेके आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म से जब शफ़क़त महमूद साहब की मुलाकात हुई थी तो वज़ीर आज़म ने उनकी सारी बातें सुनी थी, तहफ़्फ़ुज़ात भी काफ लीग के सुने थे, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ ये कि जो वादे हमने किए हैं इत्तेहादियों से वो हम पूरे करेंगे। वो कब पूरे करेंगे अब ये नहीं मालूम, क्योंकि एक बयान और आया था काफ लीग के जो रहनुमा हैं कामिल आगा साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर ये मामला दुरुस्त नहीं होते तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर काफ लीग छोड़ जाती है और MKM भी काबीना से अलग हुई है और MKM भी इस बात से मशरूत कर रही है तमाम तर मामलात को कि उनके जो मुतालबात थे, जो उनकी चीज़ें थी, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो फिर शायद आप हुकूमत के इत्तेहादी भी ना रहें। अगर काफ लीग भी नहीं होती और MKM भी नहीं होती तो फिर कहाँ स्टैंड करेगी हुकूमत? शहबाज ना डिटेल बताइएगा, आज जो इजलास हुआ है उसकी। महमूद, असद उमर, डिप्टी स्पीकर काशी सूरी, इसके अलावा गवर्नर पंजाब और सिंध, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो शरीफ थे।
इजलास में जो है तमाम तर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर बातचीत की गई है और ये फैसला कर गई है मुफ्ती का तौर पर जो रवा हफ्ते पे ही तमाम इत्तेहादियों से मुलाकात कर ली जाएगी, जिसका पहला सिलसिला आज ही शुरू हो रहा है। और आज MQM के वक्त जो है मुलाकात होने जा रही है, जिसको सीखने वाले कैंडिडेट असद उमर हैं और उस कमेटी में हलीम आदिल शेख, गवर्नर सिंध और फिरोज सलीम नकवी हैं। फिरोज सलीम नकवी तो इस्लामाबाद नहीं आ सके थे, लेकिन हलीम आदिल शेख गवर्नर सिंह के साथ है, जबकि कुछ देर के बाद MQM के वक्त से भी आज एक मुलाकात होने जा रही है। ठीक है, डिटेल्स देने का बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद। आफ्ताब साहब, इत्तेहादियों से मामलात ख़राब क्यों कर दिए गए? जो एक मुआहदे होते हैं, और काफ लीग से तो तहरीरी मुआहदा हुआ था, इत्तेहादी बनने से पहले हुआ था, तो इसको इतना नॉन सीरियस क्यों लिया गया? क्या ये लग रहा था कि इत्तेहादी कहीं नहीं जाएंगे? जी, अभी भी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है, यकीनन जब आप किसी के साथ कोलेशन करते हैं तो उनके साथ कोई मामलात तय करके किए जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अच्छा देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे जब इस बात का कोई जवाब देते हुए, क्योंकि जो मेरे दिल के अंदर बात होती है वो मैं करना चाहता हूँ और ना कर पाऊँ। देखिए, हमने सर्व करना है मुल्क को, और अभी 6 सीटों के साथ MQM जो है वो सिंध से, कराची से नुमाइंदगी कर रही है, और 2 ऑलरेडी उनके वज़ीर मौजूद थे, 2 मौजूद हैं। फिर जब उस वक्त पहले दिन ही कह देते कि जी फ़ारूक नसीम साहब आप हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, हमारे वज़ीर ने हमारी पार्टी को। जी आफ्ताब साहब, आपसे राबिता मुनक़ता हुआ है, दोबारा आप तक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक मशवरा भी दिया है जो सदर मुस्लिम लीग काफ हैं चौधरी शुजात हुसैन, वो ये कह रहे हैं कि फसादियों से और जो इत्तेहादियों पर जो एतमाद नहीं कर रहे हैं, उन फसादियों से वज़ीर आज़म दूर रहें। और वो ये कह रहे हैं कि फसादियों ने हर दौर में नफ़रत और इंतशार की सियासत की है। तो मामलात लगाई साहब, आपको लग रहा है बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये मामलात हाथों से निकल चुके हैं? बहरहाल वो फसादी किसको कह रहे हैं इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है। ज़ाहिर है वो उनके साथ आस पास इधर उधर दाएं बाएं बैठे हुए लोगों को कह रहे होंगे कि फसादियों के कहने में ना आएँ। हाँ। अब उन्होंने आइडेंटिफाई अगर नहीं किया है तो हम भी शायद ना कर सकें, लेकिन अगर मामला है कि अपोजिशन से या इत्तेहादियों से हेड ऑन करने का मामला है कि कौन उनसे सर टकराता है, कौन उन खातिर में नहीं लाता है, कौन उनकी बात नहीं सुनता है, किसने उनके वादे नहीं पूरे किए हैं, तो इसका इशारा तो यही लगता है ना कि वो खुद वज़ीर आज़म के बारे में ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ तो वज़ीर आज़म के वादे थे। वज़ीर आज़म ने उनके वादे पूरे नहीं किए। अगर उन्होंने कहा था, हमें नहीं मालूम है कि उनके मुआहदे के अल्फाज क्या थे, या उन्होंने मुआहदे के अलावा जो रिटर्न और अनरिटर्न जो चीज़ें थी उनमें क्या बात की गई थी, किस तरह बात मानी गई थी, कौन से अजला थे जिनका कंट्रोल PMLQ को देना था। लेकिन एक बात तो इमरान खान को मालूम होनी चाहिए कि कोलिशन हुकूमतों को लेकर चलना जो है उसके अंदर आपको वसीउल कलब होना पड़ता है, और अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना, इस रट को बंद करना होता है कि चोर चोर, डाकू 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 आपका होगा 1 2 3 4 5 कुछ लोगों के साथ आप समझते होंगे कि इनके साथ मामला नहीं हो सकता है या इन लोगों ने मामला ख़राब किए हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि अपोजिशन के अगर 170 174 175 अगर अरकान हैं तो आप सबको चोर कहकर और आप बिजनेस सारा ठप करके रख दें। एक कानून पास करना था आपने, क्या सिर्फ यहाँ से आर्मी एक्ट पास होना था? अगरचे इसके लिए हो सकता है कि उसमें आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ती है, और अब भी शायद इसका कभी तकाजा हो सकता है कि आप आईनी तरमीम लाएं। तो आप क्या करेंगे जब इतनी बड़ी अपोजिशन को आप साथ लेकर चलने पर आमादा ना हों, और उनसे अगर आपको मुफाहमत का मशवरा दिया जाए तो आप कहते हैं कि मैं चोरों के साथ, मेरे घर में चोरी हो गई है, मैं चोरों के साथ कैसे बैठूं? तो आपके साथ तो अगर कोई लोग और लोगों की तरफ इशारा कर रहे हो और कह रहे हो यार वो तो भी आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके बराबर में तो वो बैठे हुए हैं, आपके पीछे तो वो बैठे हुए हैं, आपके दाएं जानब तो वो बैठे हुए हैं, आपके बाएं जानब तो वो बैठे हुए हैं, आप ज़रा उनकी तरफ भी तो देखिए ना। तो उनकी तरफ आंखें बंद कर लेनी है और एक अच्छा चश्मा लगा लेना है ताकि उस पर दूसरी तरफ नजर ना जाए। तो ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म को वसीउल कलब होना चाहिए, उनका जो दिल है बड़ा होना चाहिए, और मामलात को इस तरह से साथ लेकर चलना चाहिए। वज़ीर आज़म का मनसब इतना वो नहीं है कि उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को दिलों में पाला जाए। बातों को नज़रअंदाज
करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल सही। आफ्ताब साहब, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, जो कौमी असम्बली में होता है इजलास के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर कानून साजी के हवाले से, अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से फैसले तो कम ही हमने देखे हैं इन 15 माह में, लेकिन जो आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश होती है, जो तनकीद एक दूसरे पर की जाती है, चाहे वो अपोजिशन की बेंचेस से हो या हुकूमती बेंचेस से हो, बराबर होती है। लगता है कि हुकूमती बेंचेस पर भी अपोजिशन के लोग बैठे हैं और अपोजिशन की बेंचेस पर तो बैठे ही अपोजिशन के लोग हैं। तो सर, क्या कौमी असम्बली जो इतना मुक़द्दस ऐवान है, वहाँ पर ये सब कुछ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि देखिए, मैं खुद ये कई दफ़ा कह चुका हूँ और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कह चुका हूँ, इवन ये कि पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ, हर जगह इस बात करता हूँ कि हम जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हमें नुमाइंदगी करनी होती है, हमें कानून साजी करनी होती है। लेकिन होता क्या है बदकिस्मती से, जो अब तक हमने देखा वो ये होता है कि जी अगर कोई प्रोटेक्शन आर्डर पे नहीं आया तो उसको लाने पे तकरीबन एक आधा सेशन गुजर जाता है कि उसी के ऊपर बहस शुरू हो जाती है, और फिर जब वो आ जाते हैं उन्हें कहा यह जाता है लाते वक्त कि जी वो अपने हलके की नुमाइंदगी करेंगे, उनके हलके के लोगों ने भेजा है और ये भेजा है, और वो जब आते हैं तो आने के बाद वो सवाए अपने मुकदमा लड़ने के, जो कि उन्होंने अदालत में लड़ना होता है, वो उसको उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर वो आकर असम्बली में अपना मुकदमा लड़ते हैं। और जब वहाँ पे खड़े होकर शुरू होते हैं तो फिर जब एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बात आती है तो फिर यहाँ से खड़े हो जाते हैं और हमारी तरफ से खड़े होकर फिर उसका जवाब देना शुरू हो जाता है। इसी के अंदर एक काफ़ी सारा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है और उसके बाद जो है सर ना सिर्फ वक्त ज़ाया होता है, पैसा ज़ाया होता है। ये आवाम का पैसा है सर, जो लगता है कि असम्बली के सेशन पर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। जी 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 मैं आपकी बात समझ गया और मुझे मालूम है बात आप कर रही हैं वो, लेकिन मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि वो तो अपनी जगह पर एक चीज़ थी है ही, पैसा भी ज़ाया होता है लेकिन वक्त भी ज़ाया होता है जो बहुत कीमती है। अच्छा, लेकिन बात ये है कि हमें ये इससे निकलना होगा। जैसे आज बहुत अच्छा एक जेस्चर पेश हुआ है कि परवेज़ खटक साहब ने ये कहा है और अगले मंगल और बुध वाले दिन 2 दिन सेशंस होंगे जिसके अंदर वो अवामी मसाइल के ऊपर पूरा पार्लियामेंट जो है वो गुफ्तगू करेगा, और कहा है, ओपनली कहा है कि जी आप निशानदेही करेगी अपोजिशन और हम बिल्कुल तैयार हैं, उस पर कमेटी बनाने के लिए भी तैयार हैं, उस पर बहस करने के लिए भी तैयार हैं कि जहाँ पर कहीं कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ, कहीं खामियाँ, तो अगर उसको सीरियसली ले लिया जाए, इस 2 दिन के इजलास को अगर सीरियसली ले लिया जाए, इसको भी ज़ाती मुकदमों में ना घुमा दिया जाए या कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात से निकल कर और प्रॉपर मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम होगा और जिससे बहुत सारे मसाइल जो आजकल महंगाई के मसाइल हैं, जो और दूसरे मसाइल हैं, इनकी तरफ जो लोगों की परेशानी है, इनकी तरफ तवज्जो दी जा सकेगी। अच्छा लगारी साहब, ये तो आफ्ताब साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही होता है। जो वुज़रा हैं, ख़ास तौर पर चंद वुज़रा जो ज़्यादा इस तरह की अपोजिशन की तरह बात करते हुए नज़र आते हैं, वही वुज़रा का नाम इत्तेहादी भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि यही वो वुज़रा हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि इत्तेहादी जो हैं वो इत्तेहाद बरकरार रखें। हैं ऐसे वुज़रा भी हैं और वो गुर्गे 12 दीदा होते हैं। वो देखते हैं कि बादल बन रहे हैं, बारिश होने वाली है, मौसम बदल रहा है, फ़िज़ा और हो रही है, तो फिर वो दूसरे रास्ते देखना शुरू करते हैं कि कैसे बचें, छतरी लेना कोशिश करते हैं कि ताकि बारिश हो तो छतरी में निकलें। ये ऐसे लोग होते हैं, कभी एक खैमे में जाते हैं, उस खैमे से निकलते हैं, फिर दूसरे खैमे में जाते हैं, फिर तीसरे खैमे में जाते हैं। सर मैं कंटिन्यू करूं आपकी बात को, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेना तो ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे और दीगर मामलात डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। और हम कुछ बात कर रहे थे कि सियासी जो मैदान है उसमें एक हलचल सी है, हुकूमत ना ही अपोजिशन से मिलके चल रही है ना ही इत्तेहादियों से, और मौक़िफ़ दे रहे थे अपना नज़ीर लगाई साहब। मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं वही कह रहा था कि ये एक बाहमी हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों अपनी अपनी अहमियत को महसूस करते हुए करना क्या है आपने तो पाकिस्तान के आम आदमी के लिए डिलीवर करना है, आपने मासेस के लिए डिलीवर करना है। ये पार्लियामेंट किस लिए है? हाँ। इसलिए है कि आप
कानून साजी करें। ये असम्बलियाँ किस लिए होती हैं कि जो मुश्किलात आती हैं उनको हल करें। अब सूरत हाल ये है कि दीगर इदारे वो जाकर आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मसाइल हैं, इन पर कानून साजी कीजिए, तब आप जाकर आगे बढ़ते हैं और फिर भी वो मामलात उस तरह से हल नहीं हो पाते हैं जिस तरह से होने चाहिए। हुकूमत क्या होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम ये है कि वो पूरे के पूरे फेडरल सिस्टम को एक ऐसे डिलीवरिंग डेमोक्रेसी के अंदाज में पूरी फेडरेशन को साथ लेकर चले, फेडरेशन के तमाम यूनिट्स को, तमाम प्रोविंसेस को साथ लेकर चले और उनके इश्यूज़ को समझे और उनके इश्यूज। मैं कहता हूँ कि क्या पीटीआई के लिए एक तमगा हासिल करने का मौका नहीं था? आप एक काम तो कर सकते थे ना, सही, कि वो ये कि बीआरटी बनाते और दुनिया को बताते यार हमने ये कर लिया है, ये देखो। अब तक ये किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि जनाब एक अरसे से बन रहा है और वो बनता चला जा रहा है, कभी आपकी नौबत नहीं आती है कि आप उसका इफ्तिताह भी करें और उसको चलाएं। कराची में आज इस पर भी बात हुई है किस तरह से कि जनाब ग्रीन जो लाइन बिछ रही थी यहाँ पर और ग्रीन बस ने आना था, उसका अब तक कोई पता नहीं चलता है। कराची को आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के कैसे संगीन मसाइल हैं और यहाँ पर जो है मास ट्रांजिट की जरूरत है और मास ट्रांजिट का कोई सिस्टम नहीं है। कराची तो लावारिस है ना, कराची का तो कोई वारिस ही नहीं है। यहाँ पर जब वोट लेने आते हैं तो सब आ जाते हैं, हर जमात आ जाती है, लेकिन जब मसाइल हल करने का वक्त आता है तो सब अपनी जो आंखें हैं वो दामन में छुड़ाते हैं। बड़ा मौका मिला है, तारीख की बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिली कि उन्होंने यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में सीटें निकाली हैं। उनको कराची, लेकिन सर उसके बावजूद एक दूसरे पर इल्जाम धरते हैं ना, चाहे वो पानी का मसला हो, कचरे का मसला हो, गैस का मसला हो, या फिर जो आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, कोई भी मसला हो, ना सिंध हुकूमत अपनी बात करती है ना वफाक अपनी बात करता है। खैर, जो आपको ही मालूम है आज की जो सबसे बड़ी खबर है, बड़ी केस की समाअत नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में हुई और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी और दीगर अफसरान को हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और ये कहा कि कोई ईमानदार शख्स लगाएं। वज़ीर आला सिंध को ये हुक्म दिया गया कि अब यहाँ पर तो सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, ये क्या बना दिया है कराची को, सारे ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं। आज क्या समाअत हुई और बाद से सर्कुलर रेलवे वाला जो मामला था उस पर क्या हुक्म सामने आया है। मरियम हसन हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मरियम ज़रा बताइएगा, बड़ा हुक्म दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज पाकिस्तान जस्टिस जुल्फकार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है केस की समाअत की है। सर्कुलर रेलवे की अगर बात की जाए तो सर्कुलर रेलवे के हवाले से अदालत ने कमिश्नर कराची को रेलवे की जितनी भी इरादी पर काबजीन मौजूद हैं उन्हें जो है खत्म करने का हुक्म जारी किया गया है और 7 दिन के अंदर हुक्म दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर तमाम कब्जे को खत्म करवाया जाए और फौरी तौर पर जो है रिपोर्ट पेश की जाए। बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स जो है वो भी सामने आए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना यह था कि जितने भी गैर कानूनी घर बने हुए हैं, चाहे पुल बने हुए हैं, जो भी गैर कानूनी है गिराया जाए, उनको खत्म किया जाए। जबकि बात की जाए दूसरे अहम मुकदमात के हवाले से तो पैज और दीगर प्लॉट पर कब्जे, ज़ाहिर ये बड़ा फैसला था जो आज आया है मरियम, और सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से मामलात थे और फिर ज़ाहिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से भी बड़ा अहम फैसला आया। बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब साहब, आपका ताल्लुक़ कराची से है, आप यहीं से MNA मुंतखब हुए हैं। जो कराची के मसाइल हैं, जो कराची के अवाम के मसाइल हैं, ये किसने देखने हैं? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी बरहमी का इज़हार किया और वज़ीर आला सिंध को भी यही कहा और मेयर कराची को भी उन्होंने यही कहा कि अगर आप लोगों के पास इख्तियारात नहीं हैं तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, फिर वोट क्यों लेते हैं? जब किसी के पास भी इख्तियारात नहीं है और किसी ने ही मसलों को हल नहीं करना तो फिर कौन मसले हल करेगा कराची के? देखिए, बहुत अहम केस था और ये कराची की ये बहुत ज़रूरी भी है सर्कुलर रेलवे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आप मतलब तनकीद तो बहुत आसान है कर लेना कि जी कराची से PTI को 14 सीटें मिली है, लेकिन आप ये देखें हमें 14 सीटें मिली हैं लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं है। ये 18वीं तरमीम नज़ीर लगारी साहब बैठे, इस 18वीं तरमीम ने तो हमें ऐसा जकड़ दिया है। मैंने तो कई दफ़ा कहा है, बल्कि मेरा मजाक बन जाता है कि जब मैं खड़ा तो कहते हैं 18वीं तरमीम पे बात करेगा। सर, आप मैं कह रहा हूं 18वीं तरमीम हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे, हम उसमें बैलेंस लाने की बात कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं इख्तियार नहीं है हमारे पास। सर आप अच्छा देखें, बात ये IG सिंध का एक अलग इशू है लेकिन कराची के मसाइल अलग है। कराची की आवाम IG सिंध का मसला अलग है, वो इंतज़ामिया का मसला है, वफाक का और सूबे का।
मैं आम आदमी की बात करता हूं कि आम आदमी का मसला ये है कि उसको रिलीफ चाहिए। देखिए अभी आज के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जी वो 500 बसें कहाँ गई जो ग्रीन लाइन के लिए आई थी, कहाँ चली गई? एक दिन के बाद दूसरे दिन गायब हो जाती हैं। अच्छा, कराची ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा ये कब से चल रहा है, इसको कंप्लीट होना चाहिए। इससे बहुत सारे मसाइल, और जो फिर लोग जो ज़मीनों पर, मैंने यहाँ तक कहा है कि GIT बनाई जाए, तहकीकात की जाए कि कराची के साथ जो जुल्म हुआ चाइना कटिंग के नाम से, जो इंक्रोचमेंट के नाम से, उस पर होनी चाहिए। और जिन लोगों ने किया है, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कहता हूं, उनको इबरत का निशान बनाया जाए। जब तक सजा और जजा का अमल नहीं होगा, आप सिर्फ हटा देते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के DG को हटा दें या किसी को हटा दें, उससे मसला हल नहीं होता। उसको जब तक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो आने वाले के लिए कोई सबक हासिल नहीं होगा। लोगों की जमीनों पे कब्जा करा दिया गया है, सरकारी जमीनों पे कब्जा करा दिया गया है, और दो मजलूम है, एक जिसकी जमीन पे कब्जा करा दिया, एक उस गरीब को लाकर बसा दिया गया है। इसको बिसाने वाले कौन थे, लाने वाले कौन, किस तरह हल होगा? इसके लिए बाकायदा है बहुत बड़ा ऑपरेशन। छत भी उसी गरीब से छिनेगी तो और उस गरीब को मुतबादिल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसके, मैं तो ये कहता हूं, अभी देखे ये बहुत, ये अच्छा बात यह है कि कोर्ट का मामला है, लेकिन मैं ये कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जी 2 हफ्ते में खत्म कर दो। 2 हफ्ते में वो गरीब आदमी किधर जाएगा जिसको उसके ऊपर बसाया गया है? पहले से कब से ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इसको इंतजाम करना चाहिए, इसका इंतजाम करना चाहिए, इनको पहले से कहीं मुतबादिल जगह देनी चाहिए, और उसके बाद ये कि उनको लीगल जगह देनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया लगारी साहब। वाकई ये बात तो है, जो गरीब की छत छिनेगी वो कहाँ जाएगा? पहले भी जो मामला हुआ था, जो घर गिरे थे, वो लोग अभी भी बैठे हुए बगैर घर के, बेघर हैं, लेकिन उनको कोई मुतबादिल देने वाला नहीं है। जब कराची की आबादी 50 लाख भी नहीं थी तो कराची में सर्कुलर रेलवे चलती थी, कराची में ट्राम चलती थी, कराची में डबल डेकर बसें चलती थी, कराची में हर तरह का ट्रांसपोर्ट था, हजारों मिनी बसें चलती थी, हजारों बसें चलती थी। अब कराची में लोग अपनी बाइक पर 6 फैमिली मेम्बरान को लेकर और अपना ज़ाती रक्षा लेकर 7-8 लोगों को साथ में बिठाकर सफ़र करते हैं, इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। फिर ये कि जब यहाँ बंद किया, आपको तो ये शायद याद ना हो, आप पैदा भी ना हुई हूँ, जब यहाँ पर कराची में जो है, यहाँ पर जो सर्कुलर रेलवे चलती थी नाज़माबाद तक, वहाँ औरंगी स्टेशन है, वहाँ तक बाकायदा चनाब एक्सप्रेस रुका करती थी, और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आने वाली गाड़ियाँ वहाँ पर स्टेशन। गालिबन सर आप 1984 की बात कर रहे हैं। मैं कराची की बात कर रहा हूँ कि कराची में मेन जो स्टेशन है कैंट और सिटी स्टेशन, इसके अलावा वहाँ ड्रिग रोड से ये ट्रेन मुड़ जाता था रास्ता और वो चले जाते थे। अब वहाँ से ड्रिग रोड से लेकर आप जाएं वजीर मेंशन तक, ये पूरे का पूरा कब्जा जो हुआ है, और यहाँ बिल्डिंग्स जो बनी हैं, जाहिर है पिछले 30 साल में ये सारा कुछ हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को चेक करना चाहिए। ये 30 साल के जो करप्शन हुई है, किस तरह पकड़ी जाएगी? उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने असल करप्शन की है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक वसीउल बुनियाद एक ऐसी कमेटी बनी है, इस तरह की कमेटियां भी बनी, इस तरह के काम भी हुए और रेगुलेशन भी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। लेकिन इस सब सारे अमल के बाद, रेगुलेशन के बाद, चाइना कटिंग जो हुई है, जिस तरह से रेलवे की ज़मीनों को, जिस तरह से पार्क्स को, स्कूलों को, प्ले ग्राउंड्स को, जिस तरह से चाइना कटिंग हुई है और जिस तरह कब्जे हुए हैं, और रेलवे की सारी ज़मीन पड़ी हुई, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। यार खुदा के वास्ते, पहले ये आफ्ताब साहब को ज़्यादा, हमसे ज़्यादा जानते हैं शहर में, अब तो बतौर रुकन कौमी असम्बली उनकी जिम्मेदारियां भी हैं, और वैसे भी उनको देखना है कि ये जितने भी फ्लाईओवर बने थे, करीमाबाद का फ्लाईओवर किस लिए बना कि रेलवे लाइन गुजरती है, नाज़माबाद का फ्लाईओवर अब खत्म कर दिया गया, नाज़माबाद का फ्लाईओवर खत्म कर दिया गया है, आगे साइट का फ्लाईओवर है, आगे जो है वो शेरशाह का फ्लाईओवर है। सारे फ्लाईओवर इसलिए बने थे कि यहाँ पर ट्रेन चलती तो थी। ये इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ इस बात का रोना नहीं रोया जा सकता कि नहीं है, इससे आगे बढ़ के काम करना होगा। वोट लिया है तो फिर काम करके दिखाओ, यही बात मैं कहूंगी। पॉइंट टेकन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे तो कुछ और इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। मियाँ साहब की तबीयत का मामला है, बैरून मुल्क उनकी जो क़याम है उसमें तौसी का मामला है, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं नई, वो मुस्तरद कर दी हैं मेडिकल बोर्ड ने, और वो कहते हैं कि जो दरकार थी रिपोर्ट्स वो तो दी नहीं गई, और ना ही रिपोर्ट्स में प्लेटलेट्स की तादाद बताई गई, पैट स्किन की रिपोर्ट भी नहीं दी गई। क्या कहना था जो मेडिकल बोर्ड के सरबराह महमूद अयाज का? माविश सुहेल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माविश, क्या मुतमईन नहीं हुआ मेडिकल बोर्ड इन मेडिकल रिपोर्ट से? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की जो नई मेडिकल रिपोर्ट जो है आई थी वो एक बार फिर जो है वो नामुकम्मल मेडिकल बोर्ड को मिली है। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट को दोबारा उसके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो उठा दिए और उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट नहीं भिजवाई गई, ये भी उनका कहना था। हुकूमत पंजाब ने नवाज शरीफ की मेडिकल और टेस्ट रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म दिया था, जबकि अब से थोड़ी देर पहले मेडिकल सरबराह जो है बोर्ड के महमूद अयाज, उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई जिसमें उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है वो उनको जो भिजवाई गई थी वो नामुकम्मल है। देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन ही वो बता रही है कि जब उनका पूरा प्रोसेस जो था वो स्टार्ट हुआ था, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी सरबराही में जो मेडिकल बोर्ड बना था महमूद अयाज की, सिर्फ और सिर्फ उसमें वही सारी चीजें बताई गई हैं और उसमें कुछ नया नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ पेट स्कैन जो है वो उसके थोड़ी सी जो है वो डिटेल्स की गई है, यानी कि वही रिपोर्ट्स हैं और कुछ भी इसमें नया नहीं है। जो प्लेटेट की तादाद थी, जी बिल्कुल, उसमें जो प्लेटेट की तादाद उसमें मंगवाई गई थी वो भी उसमें मेंशन नहीं की गई, और रिपोर्ट में पेट स्कैन की रिपोर्ट जो है वो नहीं दी गई। अधूरी रिपोर्ट जो है उस पर कोई राय जो है वो नहीं दी जा सकती। माविश, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें यही बता रही थी कि मेडिकल बोर्ड ने मुस्तरद की हैं रिपोर्ट्स। आफ्ताब जहांगीर साहब, मामला हल कैसे होगा? क्या मियाँ साहब को वापस बुलाने के लिए क्या रुजू किया जाएगा अदालत से? क्या सोच क्या रही है हुकूमत? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ज़ाती तौर पे तो मैं किसी की सेहत को लेकर सियासत के काहिल नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि लोगों को सच बोलना चाहिए। अगर उनकी वाकई तबीयत ख़राब है तो जो प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं वो भेजनी चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट्स हैं, और ना कि अधूरी रिपोर्ट भेजी जाए। अच्छा, इससे शकूक पैदा होते हैं ताकि आगे। और दूसरा, मेरी अपनी एक राय है, स्ट्रॉन्ग राय ये है कि जो शख्स हुक्मरान रहा हो, जो शख्स ज़िम्मेदार रहा हो, वज़ीर रहा हो, कोई मेंबर रहा हो, उसे बिल्कुल इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो मुल्क से बाहर जाके इलाज करे। उसे अपने मुल्क के अंदर ऐसे इंतज़ामात करने चाहिए जिसमें आम शहरी से लेकर एक बड़ा शख्स जो है अपना इलाज करवा सके। यह क्या मतलब कहाँ का है कि अपने जब आपके पास सहूलत मौजूद है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो आप दुनिया में जाके इलाज करवा लो। गरीब आदमी जो है वो एक छोटे से वैक्सीनेशन के लिए तरसता रहे, तो ये कोई इंसाफ नहीं है। अगर उनकी सेहत का प्रॉपर नहीं है तो फिर तो उनको इलाज करवाना चाहिए, तो पूरी प्रॉपर रिपोर्ट भिजवानी चाहिए। अगर प्रॉपर इलाज सेहत सही है तो अपने वादे के मुताबिक वापस आना चाहिए। सर, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये कहती थी, जो सूबाई वजीर है सेहत की, कि यहाँ टेस्ट हो गए ना, अभी कितने टेस्ट होंगे? अब कितने टेस्ट मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म साहब खुद कहते थे कि भाई टेस्ट हो गए ना, अब तो टेस्ट होने के सर मैं तो कह रहा हूँ अब तो टेस्ट हो गए ना, अब कितने टेस्ट होंगे? अगर सेहतमंद है तो वापस आए, नहीं है तो प्रॉपर रिपोर्ट्स भेजें जिसको यहाँ का बोर्ड भी एक्सेप्ट करे। ठीक है। लगारी साहब, समझ में नहीं आता, ये हुकूमत का ही कहना था कि मियाँ साहब की तबीयत नासाज है, अब वो चले गए हैं तो वापस बुलाने के लिए भी कोई ऐसी हलचल नजर नहीं आती, बस सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही हो रहा है। वो असल बात ये है कि रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है, महमूद साहब के तो दरमियान में नाम जो है वो वाओ भी होनी चाहिए, महमूद अयाज होना चाहिए, महमूद अयाज हैं वो। महमूद अयाज साहब ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि ये वही रिपोर्ट थी जो पहले बनी थी, जिसे हमने देखा था, जिसकी बुनियाद पर वो गए थे, इसमें कोई और नई चीज़ नहीं आई है। तो नई चीज़ क्या होनी? आपने जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर भेजा था, अगर अब भी वही सूरत हाल है तो वो वहीं रहेंगे। आपने इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर भेजा था ना, जो अभी दोबारा आपके पास आई है। अगर कंडीशन अब भी वही वैसी है जिस कंडीशन की बुनियाद पर आपने तय किया था कि इनको चले जाना चाहिए, बस एक प्लेटलेट्स की है वो भी आ जाएगी, वो भिजवा देंगे जी प्लेटलेट्स अब इनके इस्तेकाम है या नहीं है, और वही हैं या कम हो गए या बढ़ गए हैं, इसके बारे में भी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर सिर्फ एक मसला है, बाकी जो तबीयत उनकी वैसी है जिस बुनियाद पर आपने कहा था कि इनकी ज़िंदगी को खतरा है, इनको बाहर नहीं भेजा गया था, तो ये हो जाएगा। लेकिन एक अजीब सी बात है ना, मियाँ साहब की जिंदगी को खतरा है, बड़ा ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराएंगे अब तक मरियम साहिबा नहीं आएंगी। ये उनकी ख्वाहिश है और उनकी आरजू है, और पता नहीं ऑपरेशन कैसा है,
मैं तो इसके नहीं हूँ। जब आपने एक सज़ा याफ्ता आदमी को सज़ा के बाद आपने भिजवाया है तो एक ऐसे आदमी को भी भिजवा दीजिए जिस एक सज़ा हुई है वो भी सस्पेंड हो गई है, बाकी तो कोई नई सज़ा तो जाने दें मरियम साहिबा तो मरियम को जब वो एक सज़ा जो है जिनके ऊपर वो चले गए हैं, एक सज़ा मुअत्तल हुई ना, दूसरी सज़ा तो इसका मतलब है कि मरियम साहिबा को भी ना रोकें, उनको भी जाने दें। जाने दें, आपने अब भी जाने देंगे। मैं आपसे अभी बैठकर यहाँ प्रोग्राम क्लोजिंग में कर दूं। अच्छा एक काम कर लेना, एक बात कह दूं। जी सर जल्दी से। समिया एक बात कह दूं समिया जी कहें। वो ये है कि जब शहबाज शरीफ जमानत के तौर पे साथ गया था, आप शहबाज शरीफ को कहें कि वो वापस आ जाए और मरियम चली जाए। ये आपका हो सकता है। मौक़िफ़ खान साहब इस पर भी में नाम आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब जहांगीर साहब, नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी नोट के साथ अगर वो चले गए तो इनको भी जाने दें, वरना शहबाज शरीफ को वापस बुला लें। देखते हैं हुकूमत क्या फैसला करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।